साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज हम आप सबको बताने चल रहे हैं मिस्र की सभ्यता। जैसे कि हम पिछली क्लास में बताते आ रहे हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं सबका उल्लेख हम कर रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में आता है। जैसे डीएलएड में जो बीए एमए जो हिस्ट्री लिए हैं उनके लिए विशेष है, और जैसे सुपर टेट है, ये सारी परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। तो आज हम बताने चल रहे हैं मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता कहाँ पे है, इस सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और इसके माने क्यों कहा जाता है, पिरामिडों का युग क्यों कहा जाता है, और कैसे कैसे हुआ है, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच तक इस सभ्यता का विकास हुआ था, और 2000 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का विखंडन हो गया। अलग अलग जगह कहीं कहीं समाप्त हो गया, कहीं पर छोटा छोटा भाग बचा, बाकी जो बड़ी बड़ी इसमें जो सभ्यताएं थी ये नष्ट हो गई। तो मिस्र की सभ्यता हम इसी पे बात करने चल रहे हैं कि मिस्र कहाँ पे है। मिस्र कहाँ पे है? आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड में आप देखे हैं क्या है? भूमध्य सागर। और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व साइड में लाल सागर है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण साइड में सहारा का मरुस्थल है, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड पर बहुत घना वन है। आप जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप में आज भी कृषि बहुत कम होती है। कृषि बहुत कम होती है, सिर्फ अगर होती भी है तो सिर्फ नील नदी के किनारे ही होती है बस। बाकी पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर सिर्फ 10% ही कृषि होती है। यहाँ तक इस महाद्वीप को, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है, इस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है। आंध्र महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम बताने चल रहे हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास अफ्रीका के उत्तर और मिस्र प्रदेश में नील नदी के दोनों किनारों पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। ये जो मिस्र की सभ्यता है, इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नील नदी के किनारे पर ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के दोनों किनारों पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले, ईसा पूर्व का मतलब आप जानते हैं कि ईसवी के पहले 7000 ईसा पूर्व से लेकर के इसका विखंडन कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व में। तो नील नदी के दोनों किनारों पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सहारा का मरुस्थल, पश्चिम में घने जंगल थे। नील नदी की 3 सहायक नदियां भी थी। कहा जाता है कि इसी सहायक नदियों पर ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। वैसे तो मेन नदी नील नदी है, मुख्य ए है। इसके दोनों किनारों पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन ये तीनों सहायक नदियां, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों सहायक नदियां हैं। पहली नीली नील, अतवाय, श्वेत नील, ये तीनों नदियां मिस्र की सभ्यता का, इनका बहुत प्रमुख योगदान है, और नील नदी की सहायक नदियां कही जाती हैं। नील नदी की ये सहायक नदियां कही जाती हैं। और तीनों नदी का नाम आप देख रहे हैं, नीली नील, अतवाय, श्वेत नील। मिस्र की सभ्यता का नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। प्राचीन राजा जो पहले राजा थे, प्रमुख राजा थे, जो प्रथम राजा थे, या जैसे राजा फराओ राजा थे, तो इस प्रकार के बहुत सारे राजा भी थे। लेकिन इस सभ्यता का प्रथम राजा, जिसे कहा जाता है राजा आहा ने
मिस्र सभ्यता का विकास का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हीं के समय में ये मिस्र की सभ्यता फली फूली, लेकिन इस सभ्यता के प्रमुख शासक मेंस था। मेंस ने ही मिस्र की सभ्यता में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की, ऐसा ऐसा कानून पेश किया, और इस प्रकार के उन्होंने, राजा मेंस ने इस आकृति की पिरामिड बनवाया। पिरामिडों का युग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत पिरामिड पाए जाते हैं। बहुत पिरामिड क्यों पाए जाते हैं? पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड उसे कहते हैं जो राजाओं के मरने के बाद, दफन करने के बाद उनके ऊपर जो मकबरे बनाए जाते हैं उसी को पिरामिड कहा जाता है। लेकिन पिरामिड का आकार इस प्रकार होता है। पिरामिड का आकार, ये आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति के आकार का उनका पिरामिड होता था। लेकिन ये पिरामिड सभी के पास, चाहे कोई भी व्यक्ति मरता था, बनवाते सब थे। बस अंतर ये था कि अगर छोटा आदमी है तो छोटा पिरामिड बनवा रहा था, बड़ा आदमी है, कोई राजा है, जैसे राजा आहा आए, जो राजा आहा आए थे, इनकी मृत्यु के बाद ये बड़ा पिरामिड बना, ये बड़ा पिरामिड बना। लेकिन राजा मेंस ने इस पिरामिड को बहुत विशाल पिरामिड बनवा दिया। कहा जाता है ये मिस्र की सभ्यता की सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे गीजा का पिरामिड कहा जाता है। गीजा का पिरामिड कहा जाता है। और गीजा का पिरामिड को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये पिरामिड राजा मेंस, जो कि इस सभ्यता के प्रमुख शासक थे, उनके बाद गीजा का पिरामिड फराओ सियोफ नाम के राजा, फराओ क्यों कहते थे? कोई भी राजा होता था, मिस्र की सभ्यता में कोई भी राजा होता था, सभी राजा को फराओ की उपाधि दी गई थी। फराओ का मतलब कि बहुत बड़ा, सम्मानित व्यक्ति, पूजा जाता था, तो इस प्रकार से उनको फराओ कहा जाता था। तो राजा फराओ ने गीजा का पिरामिड का निर्माण 2600 ईसा पूर्व में करवाया था। 2600 ईसा पूर्व में करवाया था। पिरामिड ये राजाओं के मकबरे के रूप में बनवाए जाते हैं। राजाओं के मकबरे के रूप में बनवाए जाते हैं। सर्वाधिक पिरामिड होने के कारण इस सभ्यता को पिरामिड की सभ्यता भी कहा जाता है। पिरामिड की सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो पिरामिड है, इसी पिरामिड के कारण इसको पिरामिडों का युग भी कहा जाता है और पिरामिड की सभ्यता भी कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता विखंडित होकर के फारस और रोम के साम्राज्य की अंग बन गई। अब इसकी, अभी तो हम इसको आपको बता रहे थे कि जो इनकी प्रमुख चीजें थी। अब हम उसको विस्तार से आपको बताने चल रहे हैं कि मिस्र की सभ्यता की देन क्या क्या थी, कैसी क्या क्या देन इनकी थी कि जो आज भी इनको जाना जाता है। पहली देन तो आप देख रहे हैं कि पिरामिड था। पिरामिडों का समय था, जैसे कि पाषाण काल में हर जगह पाषाण ही पत्थर दिखाई देते थे। आदि मानव कभी भी कुछ भी यूज करते थे तो पत्थर का प्रयोग करते थे। शिकार करते थे पत्थर पे, पत्थर के ऊपर सोते थे, पत्थर से वो लोग औजार बनाते थे, माने हर कार्य उनका पत्थर से होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मिस्र की सभ्यता में भी पिरामिड, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सेवक हो, सभी के मरने के बाद उनके छोटे छोटे पिरामिड बनाए जाते थे। इसीलिए इसको पिरामिडों का युग भी कहा जाता है और पिरामिड की सभ्यता भी कही जाती है। 1000 ईसा पूर्व में यह सभ्यता विखंडित हो गई। यह सभ्यता विखंडित हो गई। जैसा कि आप देखते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि एक ये सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है तो मिस्र में ही है। और मिस्र कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। मान लीजिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, उदाहरण के लिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है। तो उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में घना जंगल और दक्षिण में सहारा का मरुस्थल और बीच में नील नदी, और ये सब मिस्र। तो मिस्र में ये नील नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है, जिसको नील नदी कहा जाता है।
तो आगे हम बात करेंगे, अब आपको बताएंगे कि मिस्र की सभ्यताओं में से इस सभ्यता को पिरामिडों की सभ्यता कहा जाता है। नील नदी, नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता किसके कारण फली फूली? नील नदी के कारण। नील नदी के किनारे लोग बसे क्यों? क्योंकि पहले लोग, जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं कि सबके घर हैंडपंप, फिर नलकूप, समरसेबल वगैरह वगैरह सारे पानी पीने के साधन हैं या कृषि करने के भी साधन हैं, लेकिन पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए लोग नदियों के किनारे बस रहे थे। अब नदियों के किनारे बसने के कारण ही नदी घाटी सभ्यताएं कही जाती हैं। नदियों के किनारे बसते थे। आज भी आप उदाहरण देख लीजिए कि जौनपुर भी आप देख रहे हैं, ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। लखनऊ भी आप देख रहे हैं, नदी के किनारे बसी हुई है। वाराणसी भी नदी के किनारे बसी हुई, इलाहाबाद भी वाराणसी भी, इलाहाबाद भी, आगरा भी, हर जितने भी नगर हैं, जितने भी शहर हैं, सब नदियों के किनारे ही बसे हैं। इसका कारण क्या था पहले? इसका कारण ये था कि नदी के किनारे बसने पर हम व्यापार भी कर सकते हैं नदियों के माध्यम से, और नदियों से सिंचाई भी कर सकते हैं, और नदियों में माने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, अब खुद को पानी पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी। इसीलिए नदियों के किनारे बसा गया, इसीलिए इसे नदी घाटी सभ्यताएं भी कही जाती है। नदी घाटी सभ्यता भी कही जाती है। तो जैसे हमने आपको बताया 1000 ईसा पूर्व में यह सभ्यता विखंडित होकर के फारस और रोम के साम्राज्य का अंग बन गई। मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि आप देख रहे हैं, ये मिस्र की लिपि है। मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि, ये जिसे पवित्र लिपि कहा जाता है, बहुत ही पवित्र लिपि कहा जाता है। इस लिपि में 24 चिन्ह थे। इस लिपि में 24 चिन्ह थे। इस लिपि में 24 चिन्ह थे। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछता है कि हायरोग्लिफिक किस सभ्यता की लिपि है, तो ध्यान रखिएगा हायरोग्लिफिक जो है मिस्र की सभ्यता की लिपि है, और ये पवित्र लिपि कहा जाता है। ये पवित्र लिपि इसलिए कहा जाता है कि इस लिपि में 24 चिन्ह थे। 24 चिन्ह थे। 24 चिन्ह, जैसे 24 चिन्ह जब हैं तो इस चिन्ह का मतलब क्या है, इसको भी देख लीजिए। जब 24 चिन्ह थे तो प्रत्येक एक व्यंजन एक अक्षर का प्रतीक होता था। प्रत्येक एक चिन्ह एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक होता था। बाद में इन चिन्हों को बढ़ा करके 300 कर दिया गया। बाद में मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद। 1000 ईसा पूर्व के बाद ये जो हायरोग्लिफिक लिपि थी, इसमें सिर्फ 24 चिन्ह थे, बाद में इसको बढ़ा करके 300 चिन्ह कर दिया गया। ये इसको जैसे हमने बताया कि प्रत्येक एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक माना जाता था, और उस समय मिस्र की सभ्यता की देन अचूक है। अचूक होने का मतलब इतना ज़्यादा विकसित सभ्यता ये थी, इतना ज़्यादा विकसित सभ्यता थी नील नदी के किनारे, कि नील नदी के कारण मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। वरदान इसलिए कहा जाता है कि अगर नील नदी न होती तो मिस्र की सभ्यता भी न होती। नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता फली फूली, विकसित हुई, और इतना बड़ा वहाँ पे साम्राज्य बना था। इतने बड़े बड़े राजा थे, मीन्स राजा फराओ, ऐसे ऐसे, फिर राजा आहा आए, ऐसे ऐसे राजा हुए, और जैसे कि यहाँ पर पिरामिडों का युग चला। तो सबसे पहले ये देखना है कि सभ्यता की देन क्या थी। इस सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता की देन क्या थी। मिस्र की, अगर जैसे पूछा जाए कि नील नदी की 3 सहायक नदियां कौन हैं, तो नीली नील, अतवाय, श्वेत नील। और इस सभ्यता की प्रमुख देन क्या थी? प्रमुख देन यानी कि अगर जैसे कुछ विकास कोई करता है तो उसका कुछ देन होता है, कुछ कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है। जैसे कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जगह जगह सड़कों का निर्माण, 4 लेन 6 लेन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनकी देन है।
इसी प्रकार से इस सभ्यता की भी कुछ देन थी। पहली देन ये थी कि मिस्र की सभ्यता की सबसे पहली देन ये थी कि धूप की घड़ी का आविष्कार किया। धूप की घड़ी का आविष्कार, ध्यान रखिएगा कि धूप की घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? मिस्र की सभ्यताओं ने किया था। मिस्र की सभ्यता में इसका आविष्कार किया गया था, धूप की घड़ी का आविष्कार। फिर तारों व सूर्य के आधार पर, तारों और सूर्य के आधार पर कैलेंडर बनाना भी सीख लिया था मिस्र की सभ्यता ने। मिस्र की सभ्यता ने तारों व सूर्य के आधार पर कैलेंडर भी बनाना सीख लिया था। और मानचित्र जो जैसे कि भारत का मैप होता है, विश्व का मैप होता है, पूरे महाद्वीप का मैप होता है, ग्लोब होता है, तो उसी प्रकार से उस समय मानचित्र बनाने का श्रेय भी मिस्र को जाता है। इतना ज़्यादा विकसित हो गए थे। फिर एक कागज बनाना भी जान गए थे। अब सोचिए, इतना पहले हमारे भारत की सभ्यता में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, लोथल सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, इन सभ्यताओं में ऐसा विकास नहीं हुआ था, केवल कुछ साक्ष्य पाए गए थे। लेकिन इन सभ्यताओं में इतना विज्ञान आगे था कि सूर्य को देख करके, सूर्य के धूप से, उसके द्वारा इन्होंने घड़ी का आविष्कार किया। कि जैसे इस प्रकार से घड़ी बनाते थे, आप अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिए कि ऐसे ही कुछ यहाँ पे रख दिए, मान लीजिए पत्थर ऐसे खड़ा कर दिए, पत्थर के बीच में एक होल कर दिए, होल करने के बाद इसी में एक लकड़ी डाल दिए, और लकड़ी डालने के बाद जब सूर्य इधर से निकला, सूर्य इस साइड से निकला, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जब इस लकड़ी पे पड़ेगा, इस लकड़ी की परछाई यहाँ पे पड़ेगी, इस लकड़ी की परछाई यहाँ पे पड़ेगी। अगर यहाँ पे पड़ रहा है तो 6 बज रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है तो 6 बज रहा है। इसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ी, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ी, तो जहाँ पे इस लकड़ी की परछाई पड़ती थी वहाँ पर ये लोग यही अनुमान लगाए थे कि वहाँ पर इतना बज रहा है। तो धूप घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम मिस्र की सभ्यता ने किया था। तारों व सूर्य के आधार पर कैलेंडर बनाना भी सर्वप्रथम किसने किया था? मिस्र की सभ्यता ने किया था। कागज बनाने का सर्वप्रथम कार्य किस सभ्यता ने किया था? मिस्र की सभ्यता ने किया था। कैसे किया था? पेपीरस के वृक्ष से कागज का निर्माण किया। पेपीरस के वृक्ष से मिस्रवासियों ने कागज का निर्माण किया। चिकित्सा प्रणाली का इनको ज्ञान था, यानी कि किसी को कुछ हो जाता था, ज्वर होता था या कुछ होता था, तो इनके पास चिकित्सा करने का पहले से ही ज्ञान था कि किसको किस प्रकार से ठीक हुआ जाए, कैसे आदमी ठीक हो जाएंगे। तो चिकित्सा प्रणाली का इनको पहले से ही ज्ञान था इस सभ्यता में। और गणित की एक प्रणाली का खोज भी मिस्र की सभ्यता की देन है। तो ये ऐसे पिरामिड बनाए जाते हैं। इस सभ्यता की बहुत ही खासियत है, इसकी देन बहुत है कि इन्होंने मिस्र की सभ्यता के जितने भी राजा थे सभी ने कुछ न कुछ विकास किया, कुछ आगे ले गए, तभी आज ये सभ्यता जानी जाती है। और इस सभ्यता पिरामिड की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमने बताया। और हायरोग्लिफिक यहाँ की मुख्य लिपि है। और 3 नदियाँ इस नील नदी की सहायक नदियाँ हैं। और नील नदी के किनारे क्यों बसे थे? क्योंकि कोई नदी होती है जब वो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद आप देखे होंगे पानी किनारे होकर के ऊपर चढ़ जाता है। और जब पानी ऊपर चढ़ जाता है, ये मान लीजिए नदी है, अब बाढ़ आएगी तो पानी इस प्रकार से दोनों साइड में ऊपर चढ़ जाएगा। और जब पानी ऊपर की तरफ पानी चढ़ जाएगा, तो अपने साथ में जो पानी, ये नदी जो अपने साथ में मिट्टियाँ लिए रहती है, उस उर्वरक मिट्टी को अपने किनारे ले जा कर के छोड़ देती है। फिर नदी जब घट जाती है तो ये मिट्टियाँ उपजाऊ हो जाती हैं।
और जब ये मिट्टियाँ उपजाऊ हो जाती हैं तो इसी कारण से नदियों के किनारे बसा हुआ जो भी बसे हुए सभ्यता थे ये विकसित थी, क्योंकि ये कृषि भी कर लेते थे इसी नदी के किनारे, और यहाँ से इस नदी के सहारे ही नाव के द्वारा आयात और निर्यात भी कर लेते थे। नाव पर बैठ गए, पहुँच गए काहिरा से बैठ गए, चले आए मिस्र से बैठ गए। तो इस प्रकार से ये आयात निर्यात भी करते थे। तो नदी के किनारे बसने का कारण यही था, इसीलिए कहा जाता है, सभी सभ्यताओं को इसलिए कहा जाता है नदी घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आज हम आप सबको बता रहे थे मिस्र की सभ्यता। फिर हम अगले क्लास में आपको बताएंगे चीन की सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार की ये सभ्यता थी। फिर चीन की सभ्यता समाप्त होने के बाद हम आपको बताएंगे महाजनपद। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके बाद मेन टॉपिक शुरू होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल से इतिहास में लिखा गया है, इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि वैदिक सभ्यता से ही तिथि का स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।